हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्भय एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जो हमारे लेक्चर्स हैं इनको एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सेल लाइन, जहाँ पर आपने कोई भी टेस्ट चार्ज इन एक्सेल प्लान में आपने रखा हुआ था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपने क्या लेना है, कोई भी टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट आपको इक्वेटोरियल प्लान पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको करना है क्या है कि कोई डाइपोल है, ये क्या माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है आपका 2a है। लेट सपोज कि इसके बीच का सेंटर क्या है, ओ सेंटर है। पी पॉइंट पे आपने कोई टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट पे आपको ए और बी का इफेक्ट बताना है कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट कितना बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सपोज कि ये एंगल आपका क्या होगा, थीटा हो गया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का। तो अगर ये वाला एंगल निकालोगे तो ये क्या आएगा आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल कैलकुलेट करोगे तो आप सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा आपका थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा थीटा डिग्री का होगा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि पी पॉइंट पे जो चार्ज है क्यू नॉट और ए पे चार्ज है माइनस क्यू है, तो इसके बीच वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा उसको हमने एज्यूम करे इवन। इवन किस डायरेक्शन में मूव करेगा आपका, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली पी क्यू नॉट पे बी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कुछ एंगल के साथ बन रहा है, तो आप उसका इजिली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट सपोज कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आप कुछ इस तरीके से एक्सेस बना सकते हो ये। ठीक है, तो ये आपका एक्सेस जा रहा है, ये आपका एंगल कितना बन रहा है थीटा का बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, ये क्या जा रहा है इवन। तो इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा इवन कॉस ऑफ थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे तो आपका क्या बनेगा इवन साइन ऑफ थीटा। बट यहाँ पर आप निकालोगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका इवन कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा इवन साइन ऑफ थीटा, ये बने। ठीक है, सिमिलरली आप E2 का निकाल सकते हो, तो E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या जाएगा, ये जाएगा E2 कॉस ऑफ थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या जाएगा E2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट को डिसाइड कर लिया। अब आप क्या देखते हो कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन अभी हमें E1 और E2 की वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते कि वो कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क बनेगा वो हमें क्या निकालना है E1 और E2 निकालना। ओके, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आएगा आपका EP। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका E1 एंड E2। ठीक है, वेर E1 एंड E2 क्या आएगा, E1 एंड E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q एट टेस्ट चार्ज Q ऑफ नॉट। ठीक है, तो अब आपको निकालना E1 एंड E2, तो निकाल लीजिए। E1 इज इक्वल टू क्या होता है वैल्यू K। ठीक है, अब इसमें चार्ज क्या लेना है आपको Q अपॉन, आपको इसमें डिस्टेंस कौन सा मेजर करोगे AP, ये अगर आप माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, BP अगर आप प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो क्या आ जाएगा AP स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने जो लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया है। ठीक है, ओके, तो अब आपका टास्क क्या बनता है, आपको निकालना है AP और BP। तो पहले हम लिख देते हैं E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K टाइम्स ऑफ Q अपॉन BP स्क्वायर। ओके, तो अब आप निकाल सकते हो
ये आपका आ गया E1 एंड E2। इसको मान दिया आपने इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान दिया आपने इक्वेशन ऑफ सेकेंड। अब निकाल दो AP और BP। सो अब हमारा टास्क है AP और BP को निकालने का, ठीक है। तो ले लो फ्रॉम ट्रायंगल AOP, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। AO स्क्वायर कितना आया, A स्क्वायर, OP स्क्वायर कितना है आपका R स्क्वायर, ये कितना आ गया AP स्क्वायर, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, BP भी निकाल सकते हो। तो BP भी कितना आएगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R ऑफ स्क्वायर। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब आप निकाल लीजिए E1 और E2 की वैल्यू। तो E1 कितना आ जाएगा आपका, K Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और E2 इज इक्वल टू K Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हो, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के दोनों क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया यहाँ पर आपका, सेम आ गया। ओके स्टूडेंट, सो अब आपने क्या देखा कि आपका E1 और E2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं E1 साइन थीटा ये और E2 साइन थीटा, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो वैल्यू सेम आएगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसके टर्म में आएगा, E1 cos थीटा और E2 cos ऑफ थीटा। सो आपका रिजल्ट क्या बना, E1 sin of theta is equal to E2 sin of theta, ठीक है। सो कैंसल इट, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज क्या आएगा, E इज इक्वल टू E1 cos ऑफ थीटा और E2 cos ऑफ थीटा। बट आपने देखा E1 किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हो E1 E2 इज इक्वल टू E, ठीक है। तो E cos ऑफ थीटा प्लस E cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप ट्वाइस ऑफ E cos ऑफ थीटा, ठीक। तो ट्वाइस ऑफ E कितना आपका K Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और आपको निकालना cos ऑफ थीटा। तो ये आ जाए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ओके स्टूडेंट, फिर से आप ले लो फ्रॉम ट्राइंगल, विच ट्राइंगल AOP, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो cos ऑफ थीटा, क्योंकि आपको बेस पता है और हाइपोटेनस पता है, ठीक है। तो A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि हमें साइन थीटा नहीं निकालना है तो हम cos थीटा इतना आ जाएगा, इसको आप AP में पुट कीजिए। सो अब आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E ऑफ P is equal to twice of K Q upon A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो K Q इंटू 2 है, इसको इस तरीके से लिख दीजिए। और नीचे क्या आएगा, यहाँ पावर है आपका 1, यहाँ पावर क्या है 1/2, तो ये वैल्यू आएगी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, सो फिर से यहाँ पर कंडीशन ले सकते हो, इफ R is greater than A, then we can neglect A, ठीक है, नेगलेक्ट कर दीजिए इसको। सो AP इज इक्वल टू कितना आएगा, K
Q इंटू 2a कितना था आपका P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि आपने ए को नेग्लेक्ट कर दिया, इसको 1/2 से स्क्वायर कैंसिल, तो ई पी इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की पावर 3। ओके, सो ये आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है, क्या ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ कि आपका इससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं या आपका थ्योरी पोर्शन कैसे आता है। तो हमारा नया टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, अभी तक आपने देखा था कि आपने पहले सिंगल चार्ज लिया था, उस केस में आपने देखा था कि सिंगल चार्ज के पास में दूसरा चार्ज रख रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या ले रहे हो। फिर आपने देखा था कि आपने दो चार्जेस ले जिसको आपने कंसिडर किया था इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के पास में आपने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, वहां पर आपने इफेक्ट देखा जो कि आपने एक्सल प्लान या इक्वेटोरियल प्लान के फॉर्म में कंसीडर किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपका बहुत सारे चार्जेस है। ठीक है, उस चार्जेस का सिंगल टेस्ट चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज हमने इसमें स्टडी करना। ओके, सो स्टूडेंट आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, कौन सा डायग्राम आपका, ये जो आपका सर्कल बनाया हुआ है एक्चुअली ये रिंग है। तो इस रंग में आप देख रहे हो कि जो चार्जेस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर आप इन चार्जेस का इस पी पॉइंट पे इफेक्ट देखना चाह रहे हो तो उसमें आपको सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि आपने एक सिंगल स्ट्रिप लिया। ठीक है, सिंगल स्ट्रिप पे आपने सारा के सारा कैलकुलेशन कर दिया, उसके बाद आप ओवरऑल रिंग है उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपने जो मेथड यूज किया था वो मेथड यूज किया था इंटीग्रेशन। ओके, और टेक स्ट्रिप ए टू सी। ठीक है, आपने ए से सी तक का कोई स्टेप कंसीडर कर लिया, तो इसका जो सेंटर आया, सेंटर क्या आया इसका बी सेंटर। ठीक है, बी सेंटर से आपने पी पॉइंट लिया। ठीक है, पी पॉइंट का आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता है, रिंग का सेंटर क्या आपका ओ सेंटर है, ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका आर। ठीक है, और आपने सपोज किया कि रिंग है, रिंग का जो लेंथ ये रेडियस है वो आपने ले लिया ए रेडियस है। ठीक है, अगर आप ये वाली वैल्यू निकालोगे तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वो हम निकालते हैं। फिर आप क्या देखते हो कि इस जो स्ट्रिप कंसीडर किया है इस पी पॉइंट पे आपका क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर आपने जो कोई टेस्ट चार्ज लिया वो कौन सा टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट। क्यू नॉट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अब आप क्या देखते हो कि इसकी वजह से लेट सपोज कि आपने ये एंगल मान लिया थीटा, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा आपका थीटा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या जाएगा आपका इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, लेट सपोज कि आपने अगर एंगल बोला थीटा ये है, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला आएगा डीई कॉस ऑफ थीटा, तो इसको ले लो आप डीई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या जाएगा, ये वाला जाएगा डीई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली आपने एक स्टेप ये लिया, उसके बाद आप यहाँ पर स्टेप कंसीडर कर सकते हो, कहीं पर भी स्टेप कंसीडर करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में ही आएगा, वर्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप क्या देखते हो कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटली जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा। अब आपने बोला कि मैंने डीई क्यू कंसीडर किया, क्योंकि नॉर्मली आप बोलते हो कि कोई भी स्ट्रिप कंसीडर करते हो तो स्ट्रिप में आप लेंथ लेते हो क्या, डी एल लेंथ लेते हो, स्ट्रिप का आप चार्ज लेते हो, चार्ज अक्रॉस स्ट्रिप क्या लेते हो डी क्यू, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्या लेना पड़ेगा, डीई ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ले सकते हो कि आपने ट्राइंगल ले लिया, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आपका, इसमें कंसीडर कर लीजिए कुछ इस तरीके से आपका ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल क्या आपका ओ बी एंड पी, ये एंगल कितना है आपका थीटा, ये डिस्टेंस कितना आपका आर, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये डिस्टेंस कितना आपका ए। ठीक है, तो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो बी पी स्क्वायर कितना आपका निकालना आपको, ओ बी स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर प्लस आर ऑफ स्क्वायर।
तो सिंपली आप निकाल सकते हो बी पी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो हमने ये बीपी की वैल्यू निकाल दी, वो कितना आया आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर ऑफ स्क्वायर, ये निकल गया। ठीक है, अब निकाल देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ओके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सपोज ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग हैव रेडियस a, okay, have radius a, take it point p, distance from center to center of ring to p is r। ठीक है, ये आपने माना। देन आपको निकालना है टोटल चार्ज। फिर आप कर सकते हो टेक ए स्ट्रिप, विच वन, ए बी सी। ठीक है, एट विच length of strip is d of L and charge across it is d of Q। ओके, सो आप कैलकुलेट कर दीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कितना आएगा, E ऑफ P इज इक्वल टू समेशन ऑफ D ऑफ E कॉस ऑफ थीटा। अभी आपने क्या बोला यहाँ पर, केवल कॉस ऑफ थीटा मीन्स आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसमें बचेंगे, बाकी वर्टिकल कंपोनेंट का आएगा समेशन ऑफ डी ई साइन ऑफ थीटा, आर कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब आपका टास्क क्या है, यहाँ पर निकालना है आपको डी ऑफ ई निकालना है, और यहाँ पर आपको निकालना है कॉस ऑफ थीटा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो इसको आपने मान दिया इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर निकाल दीजिए आप डी ई इज इक्वल टू क्या आएगा, आपका जो चार्ज है इसमें क्या डी क्यू है, तो क्या आएगा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कौन सा आएगा, बी टू पी डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आएगा बी पी स्क्वायर। ठीक है, बीपी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और अब आपको निकालना डी क्यू और इसकी वैल्यू आपको पुट करनी। ओके, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब निकाल दीजिए इसमें डी ऑफ क्यू। ठीक है, डी ऑफ क्यू अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको ये एक रिंग दिख रही है, रिंग में आप क्या निकाल सकते हो, लेंथ के टर्म में निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको लेंथ के टर्म में आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका कितना था, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ऑफ एल। ठीक है, आपका रिंग है, रिंग का आपका रेडियस कितना है, ए है, तो आप सिमिलरली आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल भी होगा, या आप इसको अभी मैं चेंज करूंगी, क्या आएगा क्यू बाई एल। एल कौन सा आएगा भाई, ये वाला नहीं आएगा कि आपको इसमें लेंथ क्या, एल जो बेसिकली आएगा वो आएगा क्यू बाई 2 पाई ए। ये चीज ध्यान रखना, जो आपका लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ए, क्यू बाई 2 पाई ए। अब आप बोलोगे एक बार हमने डी क्यू ओवर डी एल रखा, दूसरी बार हमने क्यू ओवर 2 पाई ए रखा। उसका ये रीजन है कि चाहे आप ए सी पार्ट में आप लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो, चाहे आप पूरे रिंग में लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो, दोनों के केस में इक्वल आएगा। तो इसी वजह से मैंने दोनों के केस में इक्वल रख दिया, जितना डी क्यू बाई डी एल होगा उतना ही क्या होगा आपका क्यू बाई 2 पाई ए होगा। ठीक है, दोनों के केस में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा आपका सेम होगा। तो अब आपका ये रिजल्ट निकल गया, तो डी क्यू ओवर डी एल कितना आपका आ गया, क्यू अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, अब इसमें निकाल सकते हो डी क्यू की वैल्यू, निकाल दीजिए डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाई डी ऑफ
एल। ठीक है, तो ये आपका निकल गया डी क्यू की वैल्यू। अब रख दीजिए इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ओके, सो डी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, डी क्यू है, अभी फिलहाल मैं डी क्यू रहने देती हूँ, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी पी की वैल्यू कितनी है आपकी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या आएगा पावर 1/2 इंटू 2 इसका पावर है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या बचा, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल गया डी ई। बट अब आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखा था ई ऑफ पी इज इक्वल टू क्या है, समेशन डी ऑफ ई कॉस ऑफ थीटा। तो अब आपको क्या निकालना है, कॉस ऑफ थीटा को कैलकुलेट करना है। सो अब आप स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी पी। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये वैल्यू निकाल ली, कितना आया, ए स्क्वायर प्लस आर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए, कहा, फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ बी, क्या जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है ओपी अपॉन बी ऑफ पी। ठीक है, ओपी कितना आएगा आपका आर, बी ऑफ पी ये आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, ईपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी ई कॉस ऑफ थीटा। सो ईपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ईपी इज इक्वल टू समेशन डी ऑफ ई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, आर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ई ऑफ पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, यहाँ पर लग जाएगा समेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर ऑफ स्क्वायर इंटू आर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपको पावर दिख रहा है कितना, 1 पावर है, यहाँ पावर कितना आपका 1/2। ओके, सो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ, ये पावर कितना 1, ये पावर कितना हाफ है, तो कितना रिजल्ट आएगा, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप रख दीजिए डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू कितना आया था आपका, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल। तो क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, यहाँ आर था आपका, अपॉन कितना आ जाएगा रिजल्ट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू की पावर 3/2। अब कितना रिजल्ट आ जाएगा, समेशन ऑफ क्यू इंटू आर इंटू डी एल अपॉन क्या आ गया, 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ले लीजिए बड़ा ब्रैकेट, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब क्या कर सकते हो इसमें आप, क्यू आर अपॉन 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, डी ऑफ एल। ठीक है, समेशन ऑफ डी एल ऑफ मीन्स आपने जो स्ट्रिप कंसीडर करी थी ए टू सी, इस तरीके से पूरे रिंग में आपने स्ट्रिप कंसीडर करनी, तो उसके लिए है समेशन ऑफ डी एल। तो समेशन ऑफ डी एल क्या है आपका, फॉर होल स्ट्रिप, होल रिंग। ठीक है, तो समेशन ऑफ डी ऑफ एल कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा आपका 2 पाई आई, 2 पाई ऑफ ए, वही आएगा सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका, क्यू ऑफ आर अपॉन 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट बचा,
Q of R upon 4 pi epsilon naught a square plus r square की पावर 3/2। ये क्या आपका आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन ए रिंग। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अब यहाँ पर आप डाल सकते हो नोट टाइप में कि इसमें आपका कुछ पॉइंट है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है, तो नोट। ठीक है, नोट में आपके 2 पॉइंट है जो कि आपको इसमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन पॉइंट P और आप बोल रहे हो टेस्ट चार्ज लाइज एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे है, तो इस केस में आपने क्या बोला, आर इज इक्वल टू क्या होगा, लगभग 0 होगा सेंटर पे, क्योंकि आपने सेंटर से पी तक का डिस्टेंस लिया है आर। तो अगर वो सेंटर पे है पी तो आपका आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ई ऑफ पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इंटू आर, ये क्या आ जाएगा, 0। तो आपका ई ऑफ पी क्या आ जाएगा, 0, जब आपने सेंटर पे रखा है। दूसरा, व्हेन पॉइंट पी lies far away from center of ring, तो अब इस केस में क्या होगा, जब बहुत दूर है तो r इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ पर आप नेगलेक्ट कर सकते हो a को, तो ई पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, q ऑफ r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा, r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आएगा, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ क्यू। ठीक है, आर से आर कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बचेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अब आप क्या देख रहे हो, जब बहुत ज्यादा दूर पॉइंट है तो ये क्या आएगा, इट्स बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज की तरह आपका क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपने इतने तरीके के आपने पढ़ दिया है कि आप अगर आप चार्जेस को इंक्रीज करते रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उन चार्जेस की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने ओवरऑल इसमें पढ़ दिया। ओके स्टूडेंट, हमारा जो न्यू टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपका 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल आपका कितना आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक कि आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये जा रही है। ओके, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आप बोलोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दूसरा आपने इसमें रख दिया डायपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका ए पार्ट है ये वाला, बी पार्ट ये है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली 2a डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि ए पार्ट पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बी पार्ट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ए चार्ज पे नेगेटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, माइनस का क्यू इंटू ई। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए यहाँ पर जो ए पार्ट पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू ई। ठीक है, बी पार्ट पे कौन सा चार्ज है, प्लस का क्यू। ठीक है, और उस केस में आपका जो फोर्स जाएगा वो क्या जाएगा, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कितना जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों इस तरीके के फोर्स लग रहे हैं, लाइक अगर मैं इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, रोटेट होगा। तो जो इसमें रोटेशन हो रहा है उसको ही हमने बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डायपोल ए whose, ठीक है, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल consisting two charges minus q at a and plus q at b separated by distance 2a, separated by
distance to A, then its electric dipole moment is क्या आ जाएगा आपका P is equal to Q into 2A placed in uniform electric field E. ठीक है, force at charge minus Q due to electric field is minus QA opposite to electric field and at charge plus Q, that is plus of QE in parallel to electric field, parallel to electric field. ठीक है, ये आपका एज्यूम्शन है कि अभी ये आपका एज्यूम्शन है, उसके बाद इसमें क्या, अब आप क्या कर सकते हो, ड्यू टू माइनस QE एंड प्लस QE force electric dipole move या rotate एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो अब यहाँ पर निकाल सकते हो कि अगर आपका जो डाइपोल और रोटेट कर रहे हैं तो उसको आप इसमें टर्म इंट्रोड्यूस करोगे टॉर्क. ठीक है, टॉर्क क्या होता है आपका, जब आपका कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो वहां पर जो फोर्स को यूज करोगे, फोर्स को कंसिडर करोगे वहां पर टॉर्क. ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू, बेसिकली आप टॉर्क को रिप्रेजेंट करोगे टाउ. ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप बोल सकते हो इसमें परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है आपका फोर्स, टॉर्क होता है. टॉर्क का आपने एग्जांपल देखा होगा 11th क्लास में कि आपका जो डोर है, डोर में आपका लॉक कुछ इस तरीके से होता है कि उसको आपको रोटेट करना पड़ता है. ठीक है, जो रोटेशनल फोर्स दे रहे हो उसको ही बेसिकली यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है टॉर्क. ठीक है, तो आप क्या देखते हो, अगर आप उसको पूरा इस तरीके से 180 डिग्री रोटेट करते हो तो आपका वो लॉक नहीं खुलेगा, आपको उसको रोटेट कितना करना पड़ता है, पूरा 90 डिग्री रोटेशन देना पड़ता है, उसके बाद आपका क्या होगा, इसमें आपका वो डोर ओपन होगा. तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स. तो अब आप डायग्राम से देख सकते हो कि फोर्स आपका बन रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ई. परपेंडिकुलर अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो वो आप कितना मेजर करोगे. बेसिकली अब आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि आपका फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आपका आएगा, ए इंटू सी. ये डिस्टेंस को आपको क्या बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो उसके कैलकुलेशन के लिए लेट सपोज कि ये वाला जो एंगल हो गया आपका कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया, तो सिमिलरली आप ये एंगल भी निकाल सकते हो, ये एंगल भी निकाल सकते हो, और ये वाला एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका 90 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि अगर आपका ये वाला एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका, थीटा बचेगा, और ये वाला एंगल क्या बचेगा आपका 90 माइनस थीटा. या आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, पूरा 90 माइनस थीटा ही होगा लगभग. ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया, तो सबसे पहले आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो. इस ट्राइंगल की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, ए इंटू सी को कैलकुलेट कर सकते हो. तो ले लीजिए ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल कौन कौन सा है आपका, ए बी सी. ठीक है, डायग्राम क्या बन रहा है आपका, कुछ इस तरीके से बन रहा है. ठीक है, ये क्या हो गया, ए बी एंड सी. ये एंगल कितना दिया आपका 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितना दिया आपका थीटा. ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना आपका 2a. अब आपको क्या निकालना है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसमें निकाल सकते हो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस.
ए इंटू बी। अब आप निकाल दीजिए ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। ओके, ए बी कितना आपका 2a साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आ गया ए सी इज इक्वल टू, अब आप रख दीजिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए सी क्या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने मेजर कर दिया। फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो रख दीजिए फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू कितना आपका क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आपका ए इंटू सी, तो क्या आ जाएगा क्यू ई इंटू 2a साइन ऑफ थीटा। ओके, तो अब आपका आ जाएगा q इंटू 2a, इसको ले लो आप, q इंटू 2a को आप एक साथ ले लो, और ये क्या आ जाएगा e साइन ऑफ थीटा, किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू q इंटू 2a, आपने देखा क्या है, p डाइपोल मोमेंट, p e साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब आपका यहाँ साइन ऑफ थीटा, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या आ जाएगा P क्रॉस E, P क्रॉस E इज इक्वल टू क्या होता है PE साइन ऑफ थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया PE साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका फिर से कंडीशन आएगी, अगर आपका टॉर्क इज इक्वल टू ये आ गया PE साइन ऑफ थीटा, या ये वाला या ये वाला। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा नोट, नोट क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो अब आप क्या देख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 डिग्री का। जैसे कि इस डायरेक्शन में दिख रहा है कि अगर मैं इसको रोटेट करके, जो डाइपोल को रोटेट करके इस डायरेक्शन में ही लेके आ जाऊं, तो इस डायरेक्शन में जो आपका थीटा की वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगा 0 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो रख दीजिए टॉर्क कितना आएगा जब आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा पीई साइन ऑफ 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा टॉर्क आपका आ जाएगा, कोई भी इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है कोई भी उसमें घुमाव फील नहीं करेगा जब आपने थीटा इज इक्वल टू क्या रख दिया 0 डिग्री पर रख दिया। दूसरा आप केस ले सकते हो, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर में रख दिया है, तो तब आपका इसमें केस क्या बनेगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। तो टॉर्क निकाल दीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा पीई साइन ऑफ 90 डिग्री, तो कितना बचेगा साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो पीई। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जब आपने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा तो टॉर्क क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, अदरवाइज आप थीटा इज इक्वल टू 180 भी रख सकते हो, मतलब उसके एंटी पैरेलल रख दिया तो भी आपका साइन 180 डिग्री कितना बनेगा 0 बनेगा, टॉर्क 0 बनेगा। अगर आपका 270 रखा तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का पीई था वहां पर क्या आ जाएगा माइनस का पीई हो जाएगा, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो नॉर्मली आपको समझना कि अगर आपने पैरेलल रखा है तो टॉर्क कितना आएगा, आपने परपेंडिकुलर रखा है तो आपका टॉर्क कितना आएगा। स्टूडेंट्स, सो हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो अब आपका बेसिकली यहाँ पर आपने निकालना है कि जो आपने टॉर्क निकाला था, टॉर्क में से एंगुलर फोर्स, ठीक है, एंगुलर फोर्स के रिस्पेक्ट में आपका पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एनर्जी या आप उसको लिख सकते हो वर्क डन। ठीक है, ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अब इस केस में आपका फोर्स क्या आया, फोर्स आया आपका टाउ, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका इसमें एंगल जो आपका टॉर्क है, टॉर्क किसकी वजह से आ रहा है, कुछ एंगल की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट लोगे आप वो क्या लोगे डेल्टा ऑफ थीटा, या इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा ऑफ W इज इक्वल टू टाउ डेल्टा ऑफ थीटा, या इसको लिख सकते हो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी ऑफ थीटा। ठीक है, ये कब के केस में जब एंगुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन।
ठीक है। आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ डी एक्स कब होता है, जब आपका कौन सा मोशन होता है, लीनियर मोशन। ठीक है। सो बेसिकली हम जो वर्क कर रहे हैं वो किस पे वर्क कर रहे हैं, एंगुलर मोशन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें टाउ की वैल्यू पता है तो रख दीजिए, डी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, टाउ। टाउ इज इक्वल टू क्या है, पी ई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, ये रिजल्ट आएगा। अब कर दो दोनों साइड से आप इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन क्यों किया, कि अगर आपको बोला कि जो थीटा है वेरिएबल है, कभी आपका थीटा 1 है, थीटा 2 है, तो उस केस में आपका वर्क डन कितना आएगा। ठीक है। एक थीटा 1 से थीटा 2 डिस्प्लेस होने में टोटल एनर्जी कितनी लगेगी। ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, बेसिकली डब्ल्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें एंगल चेंज हो रहा है, थीटा 1 टू थीटा 2 हो रहा है, पी इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ये रिजल्ट आ गया। ओके। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, पीई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, थीटा 1 टू थीटा 2 साइन ऑफ थीटा और डी थीटा। ठीक है। ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस का कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो रखिए वैल्यू। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P ऑफ E माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, लिमिट क्या है, थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है। तो अब आप इसमें लिख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, P ऑफ E माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस ऑफ थीटा 1, ये तो होता है। ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ये आ गया आपका टोटल वर्क डन एट टॉप। ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल वर्क डन, W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके। अब इसमें आप नोट करके पॉइंट लिख सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में लिखा था। क्या नोट आएगा, इफ डाइपोल इनिशियली अलाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अलाइन मीन्स पैरेलल है। ठीक है। तो इस केस में थीटा 2 को आप रखोगे थीटा और थीटा 1 इसको रखोगे आप 0 डिग्री। ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P ऑफ E कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से आप माइनस साइन को कॉमन ले सकते हो, तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का P ऑफ E, ये क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है। तो ये आपका आ गया वर्क डन। ओके। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, इफ डाइपोल इनिशियली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो वर्क डन आपका कितना आएगा, फिर से ले लो, थीटा 2 तो आपका क्या आएगा, थीटा ही आएगा, थीटा 1 ये आपका होगा 90 ऑफ डिग्री। ओके। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बचा, पीई कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा। ओके। अब देखो कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 1, तो कितना बचेगा, माइनस का पीई कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें वर्क डन आप ले सकते हो, W इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको आप स्केलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, माइनस का P डॉट E। ओके। सो ये हमारे दो बेसिक रिजल्ट है जो कि आप लोगों को समझना है। ठीक है। कि कभी भी कोई भी डाइपोल होगा उसमें आप वर्क डन कितना निकालोगे, ये चीज आप याद रखना। लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में कहाँ पर कैसे उसको रिसेंबल करेंगे, वो चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे सारे। ठीक है। तभी आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स भी समझ में आएगा।